हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें टॉर्क का फार्मूला आता है टॉ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा और टॉ इक्वल्स टू MB sin थीटा या टॉ वेक्टर इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरह से हमने फार्मूलाज लिखे थे। ठीक है, अब उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम फाइंड करेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज मूव करता है तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि वहां पर क्या हो रही है, करंट फ्लो रही है। तो करंट फ्लो रही है, करंट फ्लो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, उसको हम फाइंड करेंगे और उसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एडिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम एटॉमिक मैग्नेट भी बोलते हैं। एटॉमिक मैग्नेटिज्म लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं न्यूक्लियस है प्लस ZE, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे ड्यू टू प्रोटॉन, Z उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, E चार्ज, Z जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस पे। और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मान लो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी ये वाली, R रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है और मान लो स्पीड है इसकी V स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व करेगा तो इससे करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, करंट बनेगी। ठीक है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन। ठीक है, कोई भी चार्ज रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से करंट को क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू E/T, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। ये पहले बता चुका हूं करंट चैप्टर में। तो I इक्वल्स टू E/T, E इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन T। और डायरेक्शन अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट ऐसे मूव कर रही होगी, ये करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, ये है करंट की डायरेक्शन। तो करंट जो फ्लो हुई है वैसे क्लॉकवाइज फ्लो हुई है, इसका रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज होगी। I इक्वल्स टू E/T एंड T को लिख सकते हैं टाइम पीरियड को, कितना टाइम लगता है रिवोल्यूशन में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस टोटल टू पूरी 2πr अपॉन v। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो I की वैल्यू रहेगी E/2πr अपॉन v, v पर पहुंच जाएगा EV/2πr। ये तो करंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह मान सकते हैं इसको, जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ टर्न जो होगा एक ले लेंगे। तो इसका मैं मैग्नेटिक मोमेंट बता सकता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल का जो होता है वो क्या होता है, NIA। ठीक है, n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इसका। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल्स टू I इंटू A। I जो करंट फ्लो है, A इसका एरिया, इस पूरा जो सर्कल बन रहा है कॉइल जो बन रहा है उसका एरिया। I का वैल्यू तो EV/2πr और ये πr²। कुछ कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है तुम्हें क्या, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू रहेगी EV/2। E चार्ज, V स्पीड, R रेडियस, जो भी इसकी रेडियस होगी डिवाइड बाय 2। तो ये मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन है, इसका मास भी होता है m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो कोई भी पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो तो मूव करता है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो r रेडियस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। L equals to m v r रेडियस, v स्पीड और m उसका मास, तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इन दोनों में रिलेशन लिख सकता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर m के फॉर्मूले में ना m इक्वल्स टू e, ठीक है, वी आर ऑन टू m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दो। इसी में m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया तो देखो m v r, ये m v r किसके इक्वल हो जाएगा, l के इक्वल। तो यहाँ क्या लिख देंगे l, m इक्वल्स टू e l अपॉन 2m e l बाय 2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। l एंगुलर मोमेंटम है, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस ये माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि देखो m और l की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी, ध्यान से देखो, करंट फ्लो रही है ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो रही है, तो इस डायरेक्शन फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब m की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्स। और ये जो पार्टिकल जिसका मास m है, ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में चार्ज का कोई लेना देना नहीं होगा, चार्ज कुछ भी हो, बस उसकी मोशन देखते हैं किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ होगा और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो अंदर की तरफ। तो L बाहर M अंदर, L बाहर M अंदर, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन हियर, नेगेटिव साइन indicates that directions of m vector and l vector are opposite, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इनका जो रेशियो होता है, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो m by l, तो ये आएगा e by 2m, जो फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए e by m का वैल्यू पता है तुम्हें 1.76 into 10⁻11 कूलम अपॉन मीटर, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 8.8 के आसपास into 10⁻11। तो ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, m की मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मॉडल जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल है, उसके लिए बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स में क्या क्या था, एक तो ये जो रिवॉल्व करता है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो रिवॉल्व करते टाइम इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम h/2π का फिक्स इंटीजर, मतलब कंप्लीट इंटीजर होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू nh/2π हम बोल सकते हैं। और एक बोला था इसमें कि ये जब रिवॉल्व करता है फिक्स्ड जो कि ऑर्बिट्स होती है, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते टाइम ये एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती,
एक फिक्स एनर्जी के साथ, टोटल एनर्जी फिक्स रहती है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उससे रिवॉल्व करता है। ऐसे कुछ उसने पोस्टुलेट दिए थे, तो वहां पर हमारे बोहर का पोस्टुलेट काम में आएगा, बाय बोहर पोस्टुलेट। ठीक है, नील बोहर जो था एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, एंगुलर मोमेंटम of electron is L equals to NH upon 2 pi, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, n हमारा जो भी ऑर्बिट होता है वो हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, सो m लिखा था हमने भी क्या लिखा था, E L अपॉन 2m, L की जगह क्या लिख सकते हैं, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, और फॉर n की अगर वैल्यू 1 ले लूं मैं, n की वैल्यू 1 ले लूं तो वो इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा n का, और n इक्वल्स टू 1, n की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, क्या हो जाएगी EH। ठीक है, n की वैल्यू 1 है, EH बचेगा 2m अपॉन 2 पाई, ये स्मॉल m है वहां से, और एंगुलर मोमेंटम है तो ये 4 पाई m, ये वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है, मतलब हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसका नाम दिया बोर मैग्नेटॉन, इसको बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना है, बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, H की वैल्यू 6.62 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 3.14, और मास 9.1 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31, और ये सॉल्व करना आता है तुम्हें। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है हमें 9.24 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9.27 10 raised to power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू रहेगी बोर मैग्नेटॉन की। वैल्यू तुम्हें ध्यान रखनी, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, ऑप्शन में मान लो 4 वैल्यूज दी है, तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पूछिए तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पूछिए, और ये फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटॉन का मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहीं पर भी, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, और ये एटॉमिक लेवल पे होता है। और इसमें क्या होगा, जैसे एटम जो होता है वो मैग्नेट की तरह एक बिहेव करता है, छोटे से बाहर मैग्नेट की तरह, छोटे से मैग्नेट की तरह, वो इसी वजह से होता है कि बोर मैग्नेटॉन है। और इसके अलावा इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट इसकी एक और मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर। ठीक है, एक इंट्रिंसिक मोशन, इंट्रिंसिक मतलब ये इसकी स्पिनिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से भी इसका मैग्नेटिज्म आता है, जो डोमिनेट करता है रिवॉल्यूशन के ऊपर। इसको फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है, डिटेल में जब हम यही पढ़ेंगे, एटॉमिक मैग्नेटिज्म ऑन द लेवल ऑफ एटम। ठीक है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अपनी वाली वैल्यू को ध्यान रखनी, ये सब फॉर्मूलास में ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नाम सुन रखा है तुमने पहले, वो सारे हमने जो लिए थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही पढ़ा होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या काम में आता है, गैल्वेनोमीटर काम में आता है हमारा इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट में करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही, तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, साथ में उसको मेजर भी कर लेता है। एंड इट हैज
मॉडरेट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम जब मैंने पढ़ा था एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है, वो तो शंट लगा देता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका थोड़ा रेजिस्टेंस होता है मतलब 20 ओम 30 ओम 50 ओम ऐसे हो सकता है। और इसकी सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है। तो ये तो पढ़ चुके हैं। अब ये काम कैसे करता है इसको देखेंगे हम। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। तो इसका प्रिंसिपल, सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल इसका। क्या पढ़ा है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, उसको हम किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और वो क्या होती है, रोटेट होती है कॉइल, कॉइल क्या होती है, रोटेट, बस उसी को यूज करेंगे प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड magnetic effect of current then a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field a torque acts on the coil which rotates it in the magnetic field. तो वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा, टॉर्क लगेगा, सब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी, सिंपल सा इसका प्रिंसिपल ही है। ठीक है, और जो टॉर्क जो लगता है, टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल, उसका फॉर्मूला टॉ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, जो टॉर्क लगता है। तो ये पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब इसकी थोड़ी को कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो दिखता है कैसे, ये क्या होता है इसमें। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि इस तरह से मैग्नेट्स होती है, ठीक है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होगी, और सॉफ्ट आयरन कोर पर ऐसी कॉइल वाउंड होती है। मैं कॉपर वायर लूंगी, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे टर्न हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक वायर लगा होता है जिससे सस्पेंडेड होती है। ठीक है, स्प्रिंग भी लगी हो सकती है, और इधर ये ऐसे स्प्रिंग लगा देंगे। यहाँ से इसका कनेक्शन कर देते हैं, इधर यहाँ इसका ऐसा कनेक्शन कर देते हैं। अब क्या होता है, इसको फिर कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर भी हमें करंट डिटेक्ट करनी होती है तो एक एंड को इससे कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इस कॉइल के अंदर करंट आती है, करंट फ्लो होती है कॉइल के अंदर। कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी तो उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट होगी, कॉइल की होती है रोटेट होती है, रोटेट होती है तो यहाँ पर जो वायर होता है उसके अंदर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट मतलब जैसे तुमने रबड़ लिए पतला सा, ठीक है, उसका एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को नीचे से घुमा रहे हो, ऐसा घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो उसके अंदर ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, और ट्विस्ट आ जाएगा, उसको छोड़ोगे तो वापस वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा उसके ऊपर, और रिस्टोरिंग टॉर्क से वापस घूमकर वो सीधा हो जाएगा। जितना टाइट रबड़ लोगे उतना ज्यादा तुम्हें ऐसे घुमाने में परेशानी होगी,
मतलब मोटा रबड़, और जितना पतला रबड़ होगा उसको आगे से आगे घुमा लोगे। यहाँ रबर में पता है यहाँ पर एक वायर होता है, ठीक है, नॉर्मली वायर होता है फॉस्फर ब्रोंज का होता है, और उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस ये ध्यान रखना है कि इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, और ट्विस्ट क्या करेगा, इसको वापस घुमा के लाने की ट्राई करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लगता है, दो टॉर्क लगते हैं। दो टॉर्क कौन कौन से, एक तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से घूमना चाह रही है, डिफ्लेक्ट होना चाह रही है, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, वो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, NIAB sin थीटा, ठीक है। और एक दूसरा टॉर्क होता है, ठीक है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा इसके अंदर, वो इसको वापस घुमा के लाना चाहेगा, उसको हम लिखते हैं K फाई, ठीक है। फाई मतलब जितने एंगल से घूम रही है, मान लो 30 डिग्री से घूमगी तो फाई की वैल्यू पाई बाय 6 लिख देंगे, 45 से घूमगी तो पाई बाय 4 लिख देंगे, ऐसे इसकी वैल्यू। और K जो तो यहाँ पे इसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, तो सबको भी लिखेंगे। उससे पहले क्या कर रहे हैं, इसका नाम लिख देते हैं, जैसे ये है सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, ये कॉइल हो जाएगी, ये वायर होता है, यहीं से नीडल कनेक्टेड होती है, तो जितना ये रोटेट होती है जितनी कॉइल, तो जितना कॉइल रोटेट होगी उतनी नीडल भी घूमती है। मान लो ये 30 डिग्री से घूमेगी तो ये भी 30 डिग्री से घूम जाएगी नीडल, इधर ही इधर दोनों तरफ रोटेट हो सकती है। वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मान लो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी तो ये ऐसे घूम जाएगी। मान लो करंट इधर से जा रही है तो फिर ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी तो नीचे आ जाएगी, तो ये दोनों तरफ मोशन हो सकती है, मोशन हो सकती है। तो गैल्वेनोमीटर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे नीडल होती है 0 पर, बीच में ये नीडल इधर भी चली जाती है और इधर भी चली जाती है, दोनों तरफ जाती है। वो इसी की वजह से है क्योंकि कॉइल इधर भी रोटेट हो सकती है और दूसरी तरफ भी रोटेट हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी। उसके अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज भी जा सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकती है, ठीक। अब इसका टॉप व्यू अगर देखें हम सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेट्स के साथ, उसका टॉप व्यू अगर देखें तो टॉप व्यू ऐसे दिखता है इसका, नॉर्थ साउथ, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर हो जाएगी, और ये इसकी वायरिंग होती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी होती है, इसको नॉर्मली एसपी बोल देते हैं, और नीडल कनेक्टेड होती है, और स्केल के ऊपर घूमेगी ऐसे, ठीक है। और जो यहाँ पर जो फील्ड होता है वो फील्ड लाइन ऐसे होती है, इधर से जाएगी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल बस ज्यादा चौड़ी बना दी हमने, इतनी नहीं होती, सेंटर से पास में लगी होती है। तो क्या होता है इसमें, ये जो फील्ड होता है इसको रेडियल फील्ड बोलते हैं। रेडियल मतलब रेडियली बाहर निकल रहा है, रेडियली मतलब ऐसे जैसे ये स्फीयर हो गया या फिर सर्कल हो गया, तो रेडियस के अलावा रेडियस के अलावा फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक। रेडियस जो होगा उसके अलावा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से,
कि ये जो कॉइल का जो प्लेन होगा, कॉइल का जो प्लेन होगा वो हमेशा फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू फील्ड लाइंस इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फील्ड होता है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और जो ये कोर होती है सॉफ्ट आयरन कोर, इसको भी हम सिलेंड्रिकल इसी वजह से लेते हैं। सिलेंड्रिकल लेने से क्या होता है, फायदा ये होता है कि ये इस फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करती है और साथ में इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। दो काम होते हैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर के, एक तो ये फील्ड को रेडियल बनाती है, रेडियल फील्ड बनाएगी, और इसके अलावा क्या करेगी, इसको स्ट्रॉन्ग भी करती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि सॉफ्ट आयरन कोर से क्या फायदा होता है फील्ड को। ठीक है, फील्ड को इंक्रीज करता है ये। अब देखो जो फील्ड लाइन से वो हमेशा पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये देखो यहाँ पर देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मान लो ये कॉइल है हमारी, ऐसे जैसे मान लो रेक्टेंगुलर ले लो, किसी भी शेप में ले लो, और कॉइल होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉइल जो है उसका प्लेन हमेशा फील्ड लाइन के पैरेलल है। देखो ये ऐसे रहेगा तो ये वाली फील्ड लाइन पैरेलल होगी, थोड़ा सा ऐसे आएगा तो ये वाली फील्ड लाइन थोड़ा ज्यादा, ये वाली फील्ड लाइन के पैरेलल आ जाएगा। थोड़ा सा और घूमेगा ऐसे होगा, ऐसे घूमेगा तो इस वाली लाइन के पैरेलल आ जाएगा, थोड़ा और घूमेगा तो इस वाली लाइन के पैरेलल आ जाएगा, और घुमाएंगे तो इस वाली लाइन के पैरेलल आ जाएगा। तो इसका प्लेन जो होगा हमेशा फील्ड लाइन के पैरेलल रहेगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, और जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा ये एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन इधर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो जो थीटा होता है हमारा फॉर्मूला में, साइन थीटा जो होता है थीटा, वो थीटा यही एंगल होता है बी और ए के बीच में। तो बी और ए के बीच में जो हमेशा एंगल रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहेगी, क्योंकि प्लेन पैरेलल है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू 90, तो sin 90 मतलब 1 हो जाएगा उसका वैल्यू हमेशा। तो ये इससे ये हेल्प मिलती है हमें फील्ड रेडियल बनाने से। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, a copper coil is wound over a cylindrical soft iron core which is placed between two poles of a magnet, which produces radial magnetic field। ठीक है, तो ये जो 12 मैग्नेट्स हैं, ये जो मैग्नेट जो है ये क्या बनाएंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी कॉनकेव शेप में होती है, कॉनकेव शेप होता है इनका, कॉनकेव शेप में बनी होती है। ठीक है, ये soft iron core is used because first it makes magnetic field रेडियल, तो रेडियल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो दूसरा इट increases the magnitude of magnetic field।
क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा साथ के साथ, तो दोनों काम करता है, एक तो फील्ड को रेडियल बनाएगा और उसकी मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा, इसलिए सॉफ्ट आयरन को यूज में लेती है। ठीक है, कभी ये तुम्हारे बोर्ड और एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से कि ये सॉफ्ट आयरन को क्यों लगा रहे हैं, सिलेंड्रिकल क्या काम आ रही है, तो ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो थ्योरी में क्या जाएगा इसकी, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल tau equals to NIAB sin theta. Since field is radial, so it is always parallel to the coil, the plane of coil. प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, टॉर्क हो जाएगा हमारा NIAB, ठीक है। ये तो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, when coil rotates it produces a restoring torque in the spring or wire, which is given by tau equals to K phi, ठीक। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा tau equals to K phi, तो स्प्रिंग की वजह से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, या फिर वायर लगाओ तो वायर में ट्विस्ट आ जाएगा। हियर phi जो है वो है रोटेशन ऑफ कॉइल, कितने एंगल से रोटेट कर रही है, और k को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, अगर हार्ड मटेरियल होगा तो ज्यादा होगा टॉर्सन कांस्टेंट, इजीली ट्विस्ट नहीं कर सकते उसको, सॉफ्ट होगा तो ट्विस्ट हो जाएगा इजीली। एट इक्विलिब्रियम देखो टॉर्क टॉ इक्वल्स टू NIAB है, n की वैल्यू फिक्स है, a की वैल्यू फिक्स है, b की वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यूज फिक्स है हमारी, वो गैलोमीटर पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ I की वैल्यू चेंज होगी। अगर ज्यादा करंट होगी तो ये वाला टॉर्क ज्यादा होगा, तो ज्यादा रोटेट करेगी, I की वैल्यू कम होगी तो कम रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये I की वैल्यू के साथ है, मतलब फिक्स करंट फ्लो रही है तो इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब जितना उसको रोटेट होना है जितने एंगल से उतना ही होना है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे रोटेट होगी कॉइल, एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंगल बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ेगा, और एक कंडीशन पे आने पर रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। जब रिस्टोरिंग टॉर्क और ये दोनों इक्वल हो गए, रिस्टोरिंग टॉर्क और ये दोनों इक्वल हो गए, तो वहां पर फिर कॉइल रुक जाएगी, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क कॉइल को इधर लेके जाना चाह रहा है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको इधर लेके जाना चाह रहा है, और रिस्टोरिंग टॉर्क इसको इधर लाना चाह रहा है। तो एक जगह क्या होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और जहां पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ये नीडल वहां पर रुक जाएगी, उस जगह नीडल जो भी उस जगह पर रुक जाएगी और उतनी वैल्यू हमें शो करेगी। एक टॉर्क तो इसको लेके जाना चाह रहा है, रिस्टोर इसको वापस लाना चाह रहा है, तो एक जगह दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, वहीं पर ये रुक जाएगी नीडल, और फिर हमें वहां पर रीडिंग मिल जाएगी करंट की। कैसे देखो, एट इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्टिंग टॉर्क and restoring torque become equal,
दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एन आई ए बी इक्वल्स टू के बाई, ठीक है। तो यहां से आई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, आई इक्वल्स टू के अपॉन एन ए बी 5। ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसको गैलोमीटर्स कांस्टेंट बोलते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू 5। हियर k upon NAB is known as galvanometers constant, ठीक। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। 5 की वैल्यू 5 इक्वल्स टू NAB अपॉन K इंटू 5, तो ये 5 प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ये NAB अपॉन जो K है, NAB अपॉन K, ये गैलोमीटर्स कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। 5 उतना ज्यादा घूमेगी नीडल, ज्यादा करंट ज्यादा नीडल घूमेगी, कम करंट नीडल कम घूमेगी। तो यहाँ डिफ्लेक्शन जो है वो सीधा किस पर डिपेंड करता है, करंट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट होती है वैल्यू, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है, के का वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ ये तो सिंपल हमारा गैलोमीटर हो गया। इसके बाद हम इसमें डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, इसको हम नॉर्मली हम एस आई से नोट कर देते हैं। तो क्या इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन होता है, मतलब थीटा अपॉन ये पाई अपॉन आई। तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, गैलोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लो रहा है तो उसको भी मेजर कर रहा है। मतलब आई की वैल्यू बहुत कम है, आई की वैल्यू बहुत कम है, फिर भी उसको मेजर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। थोड़ी सी भी करंट फ्लो हो रही है उसमें भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, थोड़ा सा भी करंट फ्लो हुआ तो उसमें भी डिफ्लेक्शन शो हुआ, डिफ्लेक्शन आया, तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो एस आई की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मान लो ज्यादा करंट फ्लो रहा है फिर भी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हो रहा है, तो आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, फिर भी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हो रहा है, मतलब सेंसिटिविटी कम है, सेंसिटिविटी की वैल्यू कम है, कम सेंसिटिव है। तो देखो 5 अपॉन आई को बताएंगे, 5 अपॉन आई होता है हमारा एन ए बी अपॉन के, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो मुझे ज्यादा सेंसिटिव बताना है, मतलब सर्किट में अगर थोड़ी सी भी करंट फ्लो हुई है उसको भी मुझे डिटेक्ट करना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखना पड़ेगा और टॉर्सनल कांस्टेंट कम रखना पड़ेगा। इस तरह से मैं सेंसिटिव गैलोमीटर बना सकता हूँ, ज्यादा सेंसिटिव गैलोमीटर, ठीक है। तो गैलोमीटर जो होता है नॉर्मल माइक्रो एम्पियर करंट या नैनो एम्पियर करंट तक डिटेक्ट कर लेता है हमारा। ये जो मूविंग कॉइल, सस्पेंडेड या मूविंग कॉइल गैलोमीटर जो होता है वो इस तरह से माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर करंट मेजर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ये तो करंट सेंसिटिविटी थी। तो इसी तरह हम एक को डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस applied across galvanometer
गैलोमीटर के क्रॉस अगर हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये एस वी हो जाएगा हमारा पाई अपॉन वी। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और इस पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं फिर भी डिफ्लेक्शन कम आ रहा है, मतलब सेंसिटिविटी कम है इसकी। V को लिख सकते हैं हम ओम्स लॉ से, क्या I इंटू आर। I क्या हो जाएगा, करंट जो गैलोमीटर में फ्लो हो रही है, और R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर R जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R की वैल्यू एस इक्वल्स टू 5/I/R। ठीक, और 5/I को हम क्या लिखा था थोड़ी देर पहले हमने, NAB/K मेरे साथ में R हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी को कुछ नहीं किया, करंट सेंसिटिविटी को R से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो SI था θ/I था। ठीक है, तो 5/I की जगह हम SI लिख सकते हैं डिवाइड बाय R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन, इसको भी चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और कन्वर्जन हमने पहले पढ़ ही लिया था, जो कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर को, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, उसको हम पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर वोल्टमीटर से पढ़ा था हमने। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता है ईमेल का जो बनेगा सिंपल सा बनेगा, टॉर्क वगैरह निकालने का इस तरह से, और बाकी एमीटर वोल्टमीटर वाले क्वेश्चन आते हैं कि गैल्वेनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब। ठीक है, अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और उसमें करंट वाला सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, करंट वाला सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, सिंपल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब जो मैग्नेट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ करंट वाला बात नहीं है। तो सिंपल अगर हमारा ये मैग्नेटिज्म ठीक है एंड मैटर, तो करंट को नहीं लेंगे इसमें, मैग्नेटिज्म मैटर मतलब हम यहाँ पर सिंपल मैग्नेट की बात करेंगे। मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, उनको फील्ड में रखेंगे तो उन पर टॉर्क लगेगा, रोटेट करेंगे तो वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो एसएचएम करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड वगैरह ये सब इसमें देखेंगे मैग्नेटिज्म में। तो सबसे पहले इसमें हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तो ये मान लो दो पोल है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो ये की जो पोल्स होंगे, ठीक है, इनकी एक स्ट्रेंथ होती है, उसको हम डाइपोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। मान लो इसकी m1 है डाइपोल स्ट्रेंथ, इसकी m2 है। जैसे हमारे चार्जेस होते हैं q1 q2, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन r, इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ लिखा था हमने, F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया था 1/4 ऐसे ये मैग्नेटिक पोल्स है, ये भी मैग्नेटिक पोल है, ये भी मैग्नेटिक पोल है। तो यहाँ पर हम चार्जेस की जगह इनकी डाइपोल स्ट्रेंथ देखते हैं। m1 m2 क्या है, इनका डाइपोल स्ट्रेंथ है। इनके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस मान लो r, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन और डिपेंड करता है। अगर दो, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों सिमिलर पोल्स हैं, दोनों नॉर्थ नॉर्थ या दोनों साउथ साउथ, तो रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करने का भगाएगा। तो ये तो तुम्हें पता है।
ठीक, यहाँ पे हियर M1 and M2 are dipole strength of magnetic poles. मैग्नेटिक पोल से डाइपोल स्ट्रेंथ है, ये बीच सेपरेशन है तो फोर्स हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर भी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये इस तरह से इसमें कूलम्ब फ्लो होता है। दो पोल से मैग्नेटिक पोल्स, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, बस यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक मैग्नेटिक पोल है तो मैग्नेटिक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल, तो मैग्नेटिक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट north pole of unit dipole strength, ऐसे लिख देते हैं। तो नॉर्थ पोल है, उसकी जो डाइपोल स्ट्रेंथ है यूनिट डाइपोल स्ट्रेंथ है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ यूनिट डाइपोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारा मैग्नेटिक पोल है, इसका डाइपोल स्ट्रेंथ है M, मुझे इस पॉइंट पर फील्ड बताना है, r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये सेम वैसे ही जैसे किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर मान लेते हैं हमें एक टेस्ट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। ठीक है, ये टेस्ट पे लिख दो यहाँ, तो इस पर यूनिट डाइपोल स्ट्रेंथ का जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा F कौन है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जिस पर हम फील्ड निकालते हैं जिस भी पॉइंट पर, तो जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं वहां पर हम मानते हैं नॉर्थ पोल रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये भी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ का पोल है, और यहाँ पर हम नॉर्थ पोल मानते ही हैं जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। ये इसको क्या करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा, तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि इसको रिपेल करेगा तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इसको रिपेल करेगा तो फील्ड इधर आएगा ड्यू टू नॉर्थ पोल। और अगर ये साउथ पोल होगा तो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, तो साउथ पोल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो तुम ऐसा मान सकते हो, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, और साउथ पोल को तुम किसकी तरफ मान सकते हो, नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है बट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे साउथ पोल की वजह से फील्ड होगा वो टुवर्ड्स साउथ पोल हो जाएगा। तो ध्यान में रख सकते हैं ऐसे।
ठीक है, वी की वैल्यू चाहिए। अब तक यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू जाएगी, फोर्स होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m0 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाई m0 करेंगे तो ये b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कितना आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड? b इक्वल्स टू m नॉट कैंसिल तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर। तो मैग्नेट का पोल है, मैग्नेटिक पोल की वजह से r डिस्टेंस पर फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक पोल की वजह से r डिस्टेंस पर फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, वही सिमिलर है, बस वहां पर इलेक्ट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट ऊपर चला गया, वहां पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ आता था, वहां पे q बाई r स्क्वायर था, यहाँ m बाई r स्क्वायर है, वहां पे q का मतलब चार्ज और यहाँ m का मतलब डाइपोल स्ट्रेंथ, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट के बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगुलर रॉड शेप में होती है, बार शेप में होती है। अगर 3D देखना चाहो तो ऐसे देखिए 3D, ठीक है, इसमें एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। कुछ कुछ मैग्नेट जो बनी जाती है उसमें ऐसे निशान होता है रेड का, एक साइड रेड हो जाएगा, एक साइड ब्लू इस तरह से हो जाएगा, तो वहाँ लिखा भी होता है नॉर्मली, तो रेड नॉर्मली हम नॉर्थ मान लेते हैं, ब्लू वाला साउथ मान लेते हैं, ठीक है, NS लिखा होता है, तो हमें पता चल जाता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ठीक है। तो ऐसे 3D वाला तो नहीं बनाएंगे, सिंपल हम ऐसे रेक्टेंगुलर शेप ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो पोल्स होते हैं ऐसे 2 पोल्स होंगे, डाइपोल स्ट्रेंथ इसकी m, दोनों साइड सेम ही रहती है डाइपोल स्ट्रेंथ, यहाँ पर n ये s, और इसकी जो दोनों जो पोल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2l, ठीक है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, जो इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम होती है। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी, और जो इफेक्टिव लेंथ होगी थोड़ी सी कम होगी इस टाइप की। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो इस चीज को बताया कि मैग्नेट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा तो मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कम आएगा तो मैग्नेट कम स्ट्रॉन्ग होगी। इसको फाइंड करना है m इक्वल्स टू डाइपोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, m इनटू 2l। सेम वैसा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला था हमने, गेज की डिस्टेंस 2l, तो क्या लिखा था p इक्वल्स टू q इनटू 2l, ठीक। तो उसके सेम सिमिलर है, जैसा वहां पर पढ़ा था वैसे यहाँ पर सेम टू सेम, वहां पर बस q की जगह स्मॉल m आ गया, वहां q मतलब चार्ज या डाइपोल स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लस मतलब नॉर्थ, माइनस मतलब साउथ, सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, प्लस नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा तो नॉर्थ प्लस की तरफ, और साउथ माइनस की तरफ बिहेव करेगा, और m की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऐसे ही होती है, ये दोनों को जो ज्वाइन कर रही है इसमें इस तरफ हो जाएगी, ये m की डायरेक्शन होगी, m की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इज from south pole north pole, m की डायरेक्शन देगी, क्योंकि फील्ड लाइंस होती है वो ऐसे ही होती है, जिस डायरेक्शन फील्ड लाइंस होगी उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट होगी, तो इसके अंदर फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होती है तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहां से मैं चाहूं स्मॉल m का जो डाइपोल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट बता सकता हूं,
SI यूनिट ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ स्मॉल क्या होगी, देखो इसको इधर ले आएंगे। कैपिटल एम मतलब डाइपोल मोमेंट की होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और एल से डिवाइड होगा, एल मतलब लेंथ मतलब मीटर, तो क्या आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। तो ये डाइपोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, उसका ऐसा यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल पारामैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में होगी। अब बात करते हैं इसकी फील्ड लाइंस के बारे में। फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी इसकी, पारामैग्नेट ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो फील्ड लाइन जो होती है ये से साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई दिखेगी तुम्हें। ठीक है, ऐसे साउथ पोल के अंदर आती हुई दिखेगी। फिर ये ऐसे यहीं पर ही ऐसे घूमकर इधर से इधर, फिर वापस यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर ये ऐसे घूमकर ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगी। इसमें भी इधर से जैसे घूमकर इधर, यहाँ से घूमकर इधर, इस तरह से भी लाइन होती है। तो ये इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस होगी। नॉर्थ से बाहर निकलेगी घूमकर साउथ में आएगी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी घूम के साउथ में आएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, एक्सिस की डायरेक्शन ये होती है, और ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो एक्सिस पर जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस को इस तरफ होती है, साउथ से, ये साउथ है हमारा, नॉर्थ है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, इस तरफ। और जो ये वाली लाइन होती है इस पे फील्ड लाइन देखो इस तरफ आ रही है, इधर ये इस वाली लाइन पर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस पर फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, इसके जस्ट अपोजिट। इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है ऐसे। नेगेटिव के अंदर आएगी ऐसे फील्ड लाइंस। इसमें यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे खत्म होती है, और इसमें स्टार्ट और खत्म नहीं होती कहीं पर भी, ये कंटिन्यूस लूप होता है, मतलब चक्कर काट के घूमकर वापस ऐसे आएगा, घूमकर वापस ऐसे आएगा। तो कंटिन्यूस लूप होती है, कोई भी इनका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, मेन डिफरेंस है क्या, कि ये कंटिन्यूस लूप होती है, कंटिन्यूस लूप, एक पूरा लूप होगी कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस लूप नहीं बनाती। ठीक है, यहाँ से निकलती है, यहाँ एंड हो जाती है, इसमें स्टार्टिंग एंड कुछ भी नहीं। यहाँ से घूम जा रही है, घूमकर इधर से यहाँ आएगी, फिर ऐसे जाएगी अंदर। तो अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूँ तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती है, मैग्नेट के बाहर की बात करें फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ आती है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। और सेम ऐसी की ऐसी फील्ड लाइंस सोलेनोइड की वजह से भी होती है। जो हमारे सोलेनोइड होता है उसमें हम करंट फ्लो करते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से जाएगी, यहाँ से करंट बाहर निकल जाएगी, तो इसके अंदर भी सेम ऐसे कैसे फील्ड लाइंस होती है। सेम टू सेम
ये ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू करंट कैरिंग सॉल्वेंट। दोनों की वजह सेम ऑलमोस्ट सेम होती है फील्ड लाइन। ये सॉल्वेंट भी बाहर मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, ये वाला लाइन नॉर्थ पोल की तरफ, जहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, और जहां से एंटर कर रही है वो साउथ पोल की तरफ, ये वाला लाइन साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। तो ये करंट कैरिंग सॉल्वेंट और ये बाहर मैग्नेट, दोनों में फील्ड लाइन सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रेट बना लेना तुम्हें, मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया। तो ये दोनों में सिमिलरिटी होती है बाहर मैग्नेट और इसमें। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बोलते हैं कि यहाँ से निकलती है यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसमें नहीं होता, कंटिन्यूअस लूप बनाती है। दूसरी चीज डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, जैसे इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना दूंगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह होगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कहीं पर भी अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो डायरेक्शन तो ऐसे बता देते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे? तो स्ट्रेंथ बताने के लिए क्या करते हैं? हम डेंसिटी देखते हैं, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में जहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो पोल्स पर जो होती है सबसे ज्यादा डेंस होती है फील्ड लाइंस, पोल्स पर, यहाँ और यहाँ। तो पोल्स पर फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंस होती है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज्यादा होता है नियर द पोल्स। तो नियर द पोल्स ज्यादा होगा, और जो ये वाला एरिया है इससे डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जैसे सॉल्वेंट भी बताया था हमने कि एक्सिस के अराउंड फील्ड ज्यादा होता है और इसके बाहर यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, तो और इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो जो डायग्राम वगैरह तो मैं अगर बनाना हूँ तो लाइनों को आपस में इंटरसेक्ट मत करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ तो तुम प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से भी बोल सकते हो। form continuous loops। ठीक, कंटिन्यूस लूप्स बनाती है। ठीक है, डायरेक्शन इनसाइड मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और एक कंटिन्यूस लूप फॉर्म करेगी। सेकंड पॉइंट हो जाएगा टेंजेंट एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic field at that point। उस पॉइंट पे क्या देगा? डायरेक्शन शो करेगा। जैसे कोई भी जैसे फील्ड लाइन है तो यहाँ पे तुमने टेंजेंट बना दी। ठीक है, ये जा रही है फील्ड लाइन, तो यहाँ पे टेंजेंट जो क्या शो करेगी? फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है,
सी हो जाएगा इसमें डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, gives the strength of magnetic field। ठीक, वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, तो इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, पी क्यू लेते हैं, पॉइंट पी पॉइंट क्यू, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। और लास्ट हो जाएगा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, दो टेंजेंट बनेगी, और दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक ही रहेगा, दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, वैसे सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेन डिफरेंस मैंने बता दिया है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूअस लूप फॉर्म नहीं करती, मतलब वो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव जाकर खत्म हो जाएगी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वहां पर। यहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूअस लूप बनाती है, ठीक है, कहीं पर स्टार्ट या एंड नहीं होती है, ये मेन डिफरेंस है, बाकी सिमिलरिटी देख सकते हो दोनों में। अब यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसकी वजह से हमने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर टॉर्क निकाला था यूनिफॉर्म फील्ड में, वर्क डन निकाला था, एनर्जी निकाली थी, उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला था। सेम वही चीज यहाँ पर भी करेंगे मैग्नेट के केस में, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर, फिर टॉर्क निकालेंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, फिर उसका टाइम पीरियड बताएंगे, ये सब बताएंगे। वहाँ पर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखा, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे। और सोलेनॉइड को कंपेयर करेंगे या करंट कैरिंग कॉइल को कंपेयर करेंगे किससे, बार मैग्नेट से, दोनों पे से फील्ड निकाल कर देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो करेंगे हम, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में हमें कहाँ तक आएगा, गैल्वेनोमीटर तक आएगा। जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा है वहां तक आएगा, ये जो बार मैग्नेट जो स्टार्ट कर रहे हैं ये नहीं आएगा अभी तुम्हारे टेस्ट के अंदर। कहाँ तक आएगा, सब गैल्वेनोमीटर स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग जो हमने की थी बायो सावर्ट लॉ से लेकर, और ये गैल्वेनोमीटर जो तुम्हारी बुक के अंदर जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वो वाला चैप्टर, ठीक है। फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म मैटर, ये नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 5 है ये वाला। और जो टेस्ट में आएगा वो चैप्टर नंबर 4 आएगा तुम्हारा। तो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस कर लेना तुम्हें, जो कोचिंग का मटेरियल मिल गया होगा, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा तुम में से किसी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन मतलब जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जो तुम्हारे टेस्ट के पहले ही होगा, 2 दिन पहले हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन पहले मतलब 27 को। तो 27 को, 29 को तुम्हारा टेस्ट है तो 27 को वो वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जो भी तुम्हारा डाउट सेक्शन वाला होगा। तो उससे पहले तुम्हें सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, जो डाउट्स पूछने हैं वो पूछ लेना। उसमें हम जेई मेन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जेई मेन में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और जेई एडवांस में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।
और साथ में नीट के क्वेश्चन भी, अगर तुम्हारे डाउट्स होते थे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। उसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट्स है उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और होमवर्क मैंने दिया था अभी तक उसका कोई रिप्लाई वगैरह कुछ आया नहीं, जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो होमवर्क मिला था तुम्हें तो उनका रिप्लाई नहीं आया, तो उनका भी रिप्लाई देना है, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स वगैरह बताना है तुम्हें, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।